रज़िया का सिंहासन-रोहण दिल्ली की जनता के सहयोग के कारण हुआ था, न कि तुर्क अमीरों के समर्थन से। इस कारण रज़िया की असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं थीं। इल्तुतमिश के योग्य तुर्की सरदार जो राज्य में बड़े से बड़े पद प्राप्त किए हुए थे और उन्हें इल्तुतमिश ने अपनी शक्ति का आधार बना रखा था, उसके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार न रहे। इल्तुतमिश के पश्चात उन्हें वह अवसर मिल गया जिससे वह सुल्तान के भाग विधाता बन सकते थे, परंतु जब रज़िया ने सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थापित रखने के लिए उनकी शक्ति को कम करने का प्रयास किया, तब वे रज़िया के विरुद्ध हो गए और उन्होंने रज़िया को समाप्त करने का प्रयास किया। अंत में सफल हुए और उन्होंने रज़िया के स्थान पर अपनी इच्छा अनुसार बहराम शाह को सिंहासन पर बैठाने में सफलता पाई। यही रज़िया की असफलता का प्रमुख कारण था। इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकारों ने रज़िया की असफलता का मुख्य कारण रज़िया का स्त्री होना बताया है, परंतु आधुनिक इतिहासकार इस धारणा से सहमत नहीं हैं, क्योंकि रज़िया सुल्तान ने स्त्री होकर भी स्त्री होने की किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। वह योग्य, शिक्षित, दयालु, कर्तव्यनिष्ठा, साहसी, कुशल सैनिक और योग्य सेनापति थीं। वह कुशल कूटनीतिक भी थी। वह राज्य के स्थायी हितों से अवगत थी और उनकी पूर्ति के लिए उसने बार बार प्रयास किए। जहाँ तक स्त्री होकर शासक बनने का प्रश्न है, यह भारत में इस्लाम के समर्थकों के लिए एक नवीन बात अवश्य थी, परंतु इस्लाम के इतिहास के लिए नहीं। मिस्र, ईरान और ख्वारिज्म के साम्राज्यों में स्त्रियों ने शासन सत्ता का उपभोग किया था। रज़िया शासन को अपने हाथों में केंद्रित करना चाहती थी। विदेशी और तुर्की मुसलमानों को विभिन्न शासकीय पदों पर नियुक्त करना उसकी योजना का एक भाग था, जिसके द्वारा वह गुलाम तुर्की सरदारों की शक्ति को तोड़ने का प्रयास किया। इसे तुर्की गुलाम सरदार सहन नहीं कर सके। तत्कालीन इतिहासकार इसामी ने उस पर जमालुद्दीन याकूत से अनुचित प्रेम संबंध का आरोप लगाया था, परंतु इसामी के आरोप को अन्य इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं। रज़िया पर लगाया गया यह एक ऐसा आरोप था जिसका इतिहास में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। कौशल और कूटनीति की दृष्टि से वह श्रेष्ठ थी। विद्रोही सरदार में फूट डालकर उन्हें परास्त करना, मलिक हसन करलूक को सहायता न देकर मंगोल आक्रमण से अपने राज को बचाया और उच्च से लखनौती तक अपनी सत्ता का विस्तार किया, इसके प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त उसकी मुख्य विशेषता यह थी कि उसने अपने तुर्की अमीरों की सहायता से शासन नहीं किया, बल्कि उनको अपने अधीन बनाकर शासन किया। परंतु अंत में रज़िया असफल हुई। वह तुर्की अमीरों की शक्ति को न तोड़ सकी, बल्कि उन्होंने ही उसे नष्ट कर दिया। इसके अलावा रज़िया का दिल्ली से बाहर जाना भी उसकी असफलता का कारण बना, क्योंकि दिल्ली के नागरिक अंत तक उसके प्रति वफादार रहे थे, जिसके कारण विद्रोही सरदारों ने रज़िया को दिल्ली से बाहर ले जाकर ही अपने षड्यंत्र में सफलता प्राप्त की थी। रज़िया के दिल्ली में रहते हुए किसी भी षड्यंत्र के सफल होने की आशा नहीं की जा सकती थी। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त एक अन्य कारण यह भी था कि उसके तुर्की सरदारों ने रज़िया का अंतिम समय में साथ छोड़ दिया था, क्योंकि जिस समय रज़िया भटिंडा के किले के सामने अपनी सेना को लेकर खड़ी हुई थी, तभी उसके तुर्की सरदारों ने उसे धोखा दिया। उन्होंने जमालुद्दीन याकूत का वध कर दिया और रज़िया के विरुद्ध विद्रोह करके उसे पकड़कर भटिंडा के किले में कैद कर दिया। रज़िया के कैद हो जाने की सूचना पाते ही षड्यंत्रकारियों ने तुरंत इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। खोखर राजपूत और जाटों को सम्मिलित करके अल्तुनिया ने एक सेना एकत्र की और रज़िया के साथ दिल्ली की ओर बढ़ना आरंभ किया। दिल्ली की संगठित सेना के मुकाबले उनकी पराजय हुई और उन्हें भटिंडा की ओर वापस लौटना पड़ा। उनके सैनिक उनका साथ छोड़ गए। मार्ग में कुछ हिंदू डाकुओं ने रज़िया और अल्तुनिया का 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को वध कर दिया। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि रज़िया की असफलता के कई कारण थे। आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।